गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्थितिज ऊर्जा। और कल हम लोगों ने 2 आवेशों के लिए और 3 आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है और वो हमने गणना किया था। और ये भी जाना था कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है किसके? जितना कार्य हम करते हैं। तो W बराबर ही क्या होता है? U होता है। और U यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा हमारे द्वारा किए गए कार्य के। तो एक डेरिवेशन और लेते हैं आगे। उसी में क्या है कि बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, या फिर ऐसा लिखा आ सकता है एग्जाम में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। सो डोंट बी कंफ्यूज, दीज आर द सेम थिंग। ये दोनों एक ही चीज है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाए और ये भी हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों क्या है? एक ही चीज है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे? एक डायग्राम बनाते हैं। और ये क्या दर्शा रहा है? वैद्युत क्षेत्र। कैसा वैद्युत क्षेत्र ये दर्शा रहा है? ये वैद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E। ठीक, अब हमें क्या लेना है? हमें एक द्विध्रुव लेना है। द्विध्रुव लेने के लिए हम सभी को पता है क्या लेते हैं? 2 आवेश लेते हैं, समान परिमाण के, विपरीत लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? 2 आवेश चलिए ले लेते हैं, एक यहां और एक यहां। इसको हमने कहा ये प्लस क्यू है, इसको कहा हमने ये माइनस क्यू है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। ठीक, और यदि मैं कहूं कि यहां से इस E से जो वैद्युत क्षेत्र है इससे कितना एंगल बना रहा है, तो आप उसके लिए एक नाम दे दीजिए, क्या? θ1। θ1 का कोण बना रहा है। किसके किसके अलावा? द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण क्या है? θ1। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? दूसरे केस में क्या करेंगे कि अब ये क्या है कि समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव है तो अगर हम इसको घुमाते हैं, हम बताए थे कि अगर ऐसा केस होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे बल लगता है। 2 विपरीत दिशाओं में बल लगने लगेगा, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। तो उसके लिए फिर क्या जनरेट होता है? बल आघूर्ण जनरेट होता है। बल आघूर्ण का हम लोगों ने पहले अध्याय में डेरिवेशन देखा था क्या होता है। अभी उसका काम भी पड़ेगा, हो सकता है अभी पता चलेगा कि याद है कि नहीं आप लोगों को। ठीक, तो अब क्या करेंगे? अब हम दूसरे फिगर में क्या करते हैं? इसको घुमाते हैं, टिल्ट करते हैं। और चलिए अब इसको हम घुमा के कुछ ऐसा कर दिए, और इसको हमने नाम दिया A', इसको नाम दिया हमने B'। आवेश वही है, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, सेम वही है। क्या किए हैं? ये जो यहां पे था, पहले जो हमारा ये था AB, इसको हम अब घुमा के तिरछा कर दिए। और तिरछा किए तो अब हमने कह दिया ये जो वैद्युत क्षेत्र से इसका एंगल बन रहा है वो θ2 बन रहा है। ठीक, θ2 बन रहा है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि हमने कितना इसको टिल्ट किया, कितना इसका विस्थापन किया, तो जो एक थोड़ी सी मात्रा में विस्थापन किए हैं तो उसको हम नाम देंगे, यहां से यहां तक के नाम क्या दे देंगे? इसको dθ। ठीक, dθ क्या है? उसका कोणीय विस्थापन। मतलब कोणीय विस्थापन यानी कि उसको कोणीय रूप में कितना आप बदल रहे हैं। पहले ऐसे ऐसे था, अब उसको जितने एंगल में, जितने कोण में आप उसको टिल्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, उस छोटे से एंगल को, छोटे से कोण को हम क्या कहेंगे? कोणीय विस्थापन। ठीक, तो इसको विस्थापन करने के लिए ये अपने से तो घूमेगा नहीं। अपने से नहीं घूमेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य क्या होगा? किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के होगा। तो हमें क्या निकालना है? ओवरऑल कार्य निकालना है। और यदि हम कार्य निकाल लेते हैं तो मतलब स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। ठीक, तो यहां पे आप लिख लीजिएगा कि dθ क्या है? dθ क्या है आपका? कोणीय विस्थापन। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? अब इस छोटा सा कार्य, सूक्ष्म विस्थापन जो हुआ है, कोणीय विस्थापन हमारा dθ, उसको करने के लिए हम एक सूक्ष्म कार्य करेंगे। तो कम मात्रा में उसको हमने नाम दिया dw। dw क्या है कि dw को हम लिख सकते हैं कि द्विध्रुव को घुमाने में, द्विध्रुव को
घुमाने में, ये जो द्विध्रुव है आपका डाइपोल, इसको घुमा रहे हैं तो अपने से तो घूमेगा नहीं, कार्य करना पड़ेगा। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कौन सा कार्य? सूक्ष्म कार्य, मतलब एक बहुत कम मात्रा में किया गया कार्य, तो dw। अब dw बराबर कितना हम लिख सकते हैं? dw बराबर होता है बल आघूर्ण, बराबर तो बल के होता है लेकिन यहाँ पे बल आघूर्ण होगा क्योंकि यहाँ पे डायपोल है। वैद्युत द्विध्रुव अगर ऐसा टिल्ट है तो यहाँ पे टॉर्क जनरेट होता है, आघूर्ण जनरेट होता है, इसलिए यहाँ पे इसका फार्मूला बनेगा बल आघूर्ण गुणे विस्थापन। विस्थापन में कौन सा विस्थापन? कोणीय विस्थापन। एंगल में आप बदल रहे हैं ना उसको, ठीक, कोई दूरी थोड़ी है, टिल्ट कर रहे हैं, झुका रहे हैं। तो dw बराबर कितना? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कितना लिखेंगे आप? टाउ, ठीक, टाउ बराबर कितना होता है याद कीजिए जल्दी से, और ये कितना हो जाए कोणीय विस्थापन d थीटा। अब ये dw बराबर कितना हो जाएगा? टाउ का मान होता है pe साइन थीटा, ये डेरिवेशन आप कर चुके हैं पहले चैप्टर में, और इनटू में क्या है? d थीटा, ठीक। pe साइन थीटा किसका वैल्यू है? इस टाउ का है, बल आघूर्ण का फार्मूला है, इसका डेरिवेशन हुआ है, नहीं याद है तो चैप्टर पलटाइए और देखिए कॉपी में। तो ये क्या आ गया हमारा? सूक्ष्म किया गया कार्य dw। हमें क्या चाहिए? हमें तो w चाहिए। w लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करने पर, तो जब आप समाकलन इसका करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? समाकलन करेंगे तो आप दोनों तरफ समाकलन ले लेंगे, समाकलन dw, इधर समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? pe साइन थीटा d थीटा, ठीक। dw का समाकलन w हो जाएगा। एक चीज और कि यहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या पुट करेंगे? थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, ये थीटा 1 ये थीटा 2, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, और इसके बाद ये pe तो कांस्टेंट है तो इसको कर लीजिए बाहर, और अंदर क्या बचा? थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा d थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ना, इसका समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। किसका? साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम पुट कर लेंगे, जैसे ही आप इसको पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? pe माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट लगा के लिमिट लगाएंगे, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक, और ये क्या बनेगा? प्लस माइनस, ये माइनस वाला साइन बाहर ले लीजिए तो ये हो गया माइनस p। अब लिमिट को खत्म कीजिए, लिमिट को आप खत्म कैसे करते हैं? कॉस थीटा 2, एक बार इसको लिखेंगे फिर माइनस लगा के एक बार इसको लिखते हैं कॉस थीटा 1, ये लिमिट खत्म करने का तरीका, ठीक। थीटा की जगह पे एक बार थीटा 2, फिर माइनस लगा के एक बार थीटा की जगह थीटा 1, तो ऐसे लिमिट लिखते हैं, ठीक। अब क्या होगा? ठीक, तो ये क्या आया हमारा? w आया, और यही w किसके बराबर हो जाएगा? यही w हमारा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा के, तो हम u बराबर भी लिख सकते हैं माइनस pe कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा? अब यहां पे हम क्या करेंगे? यदि हमने क्या कहा कि थीटा 2 को चलिए हम मान लेते हैं कि ये थीटा है, और थीटा 1 को हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री है। और जब आप थीटा 2 को थीटा मान लेंगे, मतलब थीटा 2 की जगह थीटा आ जाएगा और थीटा 1 की जगह 90 आ जाएगा, तो cos 90 कितना होता है? cos 90 0 होता है। तो जब ये 0 होगा तब ये u का मान कितना आ जाएगा? माइनस pe कॉस थीटा 2 की जगह थीटा पुट कर दीजिए तो थीटा, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये आ गया हमारा फार्मूला माइनस pe कॉस थीटा, जो क्या है? द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा है, ठीक। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा पूरा डेरिवेशन। किसके लिए? ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल, ठीक। अब इसके लिए मैं मिटा रहा हूं। अब इसी में हम देखते हैं विशेष स्थिति। विशेष स्थिति इसकी क्या बनती है? तो कुछ विशेष स्थितियां भी बनती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो विशेष स्थिति इसी डेरिवेशन के लिए, विशेष स्थिति
विशेष स्थिति में पहले आप देखेंगे कि अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करते हैं, ठीक, थीटा बराबर कितना, चलिए अच्छा पहले 0 डिग्री पुट कर लेते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पहले कुछ भी करें। ये 0 डिग्री पुट करते हैं तो ये वाला फार्मूला आप में u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री, तो कॉस 0 होता है 1, तो u बराबर कितना हो जाएगा माइनस पी ई। एक रिलेशन तो ये आ गया, ठीक। दूसरी स्थिति क्या बना कि अगर आप थीटा को 90 डिग्री कर देते हैं तो ये u बराबर कितना हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0। स्थितिज ऊर्जा हमारा कितना आया 0। तीसरी स्थिति ये बनती है कि थीटा बराबर यदि आप 180 रख देते हैं तो u बराबर माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 होता है -1, और -1 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u बराबर प्लस का e। समझ में आया ना, ये कॉस 180 कितना होता है -1, और माइनस माइनस ये बना प्लस, और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आता है, ठीक। तो कितने रिलेशन आ गए हमारे पास, 3 रिलेशन आ गए। कौन कौन से, u बराबर 0, u बराबर माइनस पी ई, और u बराबर प्लस पी ई। क्वेश्चन कैसे आता है, इस विशेष स्थिति को आप हल्के में मत लीजिएगा, एग्जाम में एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है। क्या पूछेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए किस स्थिति में थीटा के कौन सी स्थिति में ये जो स्थितिज ऊर्जा है अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, और किस स्थिति में मिनिमम होता है, कम होता है, और किस स्थिति में शून्य होता है। तो हमारी स्थितिज ऊर्जा शून्य कब होगी, जब कॉस 90 डिग्री होगा। कॉस जब 90 डिग्री होगा तो उस स्थिति में हमारा जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो कितना होगा, शून्य होगा। और अधिक कब होगा, कौन से एंगल पे अधिक होगा, 180 डिग्री पे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस ही है, अब माइनस पी है, यानी 0 डिग्री पे क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये था छोटा सा डेरिवेशन, इसको कर लीजिएगा आप, ठीक। तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब जो हम कल पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा अगला टॉपिक चलेगा क्या, संधारित्र, कैपेसिटर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कल से, ठीक। तो उससे पहले आपके बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, वो दरअसल टॉपिक नहीं है, वो समरी दिया हुआ है, समरी यानी सारांश दिया हुआ है कि अभी तक आपने स्थिर वैद्युतिकी जो आप पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पढ़ रहे थे, तो आपने क्या क्या सीखा, ठीक। तो एक टॉपिक दिया है आपके बुक में, जब एनसीईआरटी आप खोलेंगे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है चालक स्थिर वैद्युतिकी। ये एक टॉपिक दिया है, चालक स्थिर वैद्युतिकी, ठीक। तो इसमें क्या दिया हुआ है, चालक स्थिर वैद्युतिकी में सारांश दिया हुआ है कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक। तो जब आप एनसीईआरटी बुक करेंगे, तो बुक ओपन करेंगे तो उसमें कुछ लाइनें दी हुई हैं पॉइंट वाइज, ठीक। अब वो सारी पॉइंट वाइज मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल दे रहा हूं, बल्कि आप लिख लीजिए, ठीक। नहीं तो एनसीईआरटी की बुक ओपन करके वहां से लिखिएगा, राइट। मैं समझा दे रहा हूं बस। तो पहली प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है जो हमने अभी तक सीखा है, क्या है कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। फिर बोल दे रहा हूं, लिखना है तो साथ साथ लिख लीजिए, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि कोई चालक है, इसके अंदर का जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र है वो ई बराबर कितना है, 0 होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। दूसरा क्या है, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई यानी वैद्युत क्षेत्र लंबवत होना चाहिए। लंबवत होना चाहिए मतलब जैसे कि ये मान लीजिए आपका कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे जो भी हमारा ई होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा कैसा होगा, लंबवत होगा, हमेशा 90 का कोण बनाएगा, ठीक। किसके, पृष्ठ के अलावा वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होना चाहिए। तीसरा क्या हम लोगों ने अभी तक सीखा, स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त
आवेश नहीं हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि कोई भी जब चालक है वो स्टैटिक सिचुएशन में है, मतलब स्थिर है, ठीक, स्थिर है, गतिमान नहीं है, तो उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं हो सकता है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहा जा रहा है कि कोई ये चालक है, इसके अंदर कोई भी आवेश मौजूद नहीं हो सकता है। ठीक, तो अगर इसके अंदर मौजूद नहीं होगा तो कहाँ होता है, तो ये दरअसल बाहर में होता है। ठीक, चालक के ऊपरी सतह में होते हैं, ऊपरी पृष्ठ में होता है, अंदर नहीं होता है। ठीक, और क्या है, चौथा है कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। इसको तो हम लोगों ने कुछ पहले ही पढ़ा था कि सभी बिंदुओं पे, सभी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पे विभव क्या होता है, समान होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद है कि सब गायब? पढ़ा था ना कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर इनकी दूरी बराबर है, आर है, आर है, आर है, तो जितना विभव यहाँ होगा उतना ही विभव यहाँ होगा, उतना ही विभव यहाँ होगा। विभव हमेशा नियत रहता है, बराबर रहता है प्रत्येक बिंदु पे। ठीक, पांचवा क्या है, पांचवा है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर ई बराबर, आवेशित चालक के पृष्ठ पर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये डेरिवेशन हम लोगों ने किया था पहले चैप्टर में। ठीक, किया था ना। एक लास्ट क्या है, लास्ट है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। इसका मतलब क्या होता है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण का मतलब ये होता है कि जो बाहर का वैद्युत क्षेत्र है, जो बाहर वैद्युत क्षेत्र मौजूद है, वो हम अंदर के वैद्युत क्षेत्र से बचाता है, अंदर उसको आने नहीं देता है। ठीक, समझिए इसको कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या होता है। परिरक्षण का मतलब शील्डिंग। ठीक, ये शील्डिंग क्या होता है, इसमें ये क्या हो जाता है कि जैसे कोई ये मान लीजिए कोई आवेश है। ठीक, आवेश क्या है, मतलब चालक है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। तो ये रक्षा करने का काम करता है कि जो बाहर इसके सतह पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये अंदर इसको नहीं आने देता है। क्या नहीं आने देगा? अंदर इसको नहीं आने देगा, इसका प्रभाव अंदर तक पहुंचने नहीं देता है। ये बचाता है कि वो वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव, बाहर वाले वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव अंदर ना पड़े। ठीक, और इसी की वजह से जैसे हम जब कार वगैरह में बैठे रहते हैं तो लाइटनिंग नहीं होती है कार में। कार में लाइटनिंग क्यों नहीं होती है? कार में लाइटनिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहां पे स्थिर वैद्युत परिरक्षण काम करता रहता है। और क्यों काम करता है? क्योंकि जितना भी आवेश मौजूद होगा उस कार के ऊपरी सतह पे, ऊपरी बॉडी पे सब मौजूद होगा। ठीक, और ऊपरी सतह पे मौजूद होगा, और बाहर से इधर प्लस प्लस आया तो इधर माइनस माइनस से माइनस प्लस मिलके ये क्या बना लेगा? न्यूट्रल बना लेगा, उदासीन बना लेगा, और अंदर का वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इसलिए बिजली कार में नहीं गिरती है। राइट, तो ये था आज का लेक्चर। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।